हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है नारी सशक्तिकरण पर निबंध। प्यारे बच्चों, ये जो निबंध है आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी और कल के पेपर में भी ये 100% निबंध आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो निबंध का क्वेश्चन जो होता है ये कम से कम 9 नंबर का होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में लिख करके आना है। पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी टॉपिक का हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले जो निबंध शुरू होता है वो प्रस्तावना हेडिंग से शुरू होता है और जो निबंध खत्म होता है वो कौन सी हेडिंग से होता है? उपसंहार से। तो यानी कि ये प्रस्तावना और ये उपसंहार, ये दोनों हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक निबंध में आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया कि जो भी आप निबंध लिखोगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे और जब खत्म करोगे तो उपसंहार से खत्म करोगे। तो ये दो टॉपिक यानी कि दो हेडिंग ये कंफर्म रहती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नारी सशक्तिकरण पर निबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम कोई निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इसी तरह से आपके कल के बोर्ड एग्जाम में आपको लिख करके आने पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा गया है कि प्राचीन युग से हमारे समाज में नारी का एक विशेष स्थान रहा है। यानी कि प्राचीन युग का मतलब कि बहुत पुराने समय से ही हमारे समाज में नारी या महिला का एक विशेष स्थान या एक उच्च स्थान रहा है। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। ठीक है, यानी कि पौराणिक ग्रंथों में ही क्या है कि नारी को पूजनीय एवं देवी के समान माना गया है। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि यदि कोई भी परिवार, ठीक है, यदि कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि नारी के प्रति भेदभाव, निरादर एवं हीन भावना का त्याग नहीं करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी परिवार हो या समाज हो या हमारा राष्ट्र या हमारा देश हो, ये सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि वह नारी के प्रति भेदभाव, निरादर एवं हीन भावना का त्याग नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमें प्रस्तावना में इतना लिखना होगा। फिर इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे नारी का स्थान। यानी कि जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी परंपरा में नारी का एक स्थान दिया गया है, वो स्थान क्या है इसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है इसमें कि समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक रहा है। यानी कि हमारे समाज में नारी का या महिला का जो स्थान है वो क्या है? एक सम्मानजनक रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे जो नारी सशक्तिकरण जो निबंध लिख रहे हैं इसका अर्थ क्या है? वास्तव में इसका अर्थ ये होता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सभी क्षेत्रों में निर्णय एवं सहभागी बनने की स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार, सभी क्षेत्रों में निर्णय लेना, सहभागी बनने का स्वतंत्रता प्रदान करना है, ये सशक्तिकरण का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसको, ये जो दो लाइन है इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा, यानी ब्लैक पेन से इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको स्पष्ट दिखे एग्जामिनर को। तो यहीं पर ये सभी जो मेन चीज़ें होती हैं जब हाईलाइट होती है तो एग्जामिनर वहीं पर क्या करता है, उसी चीज़ को पढ़ करके आपको पूरे के पूरे नंबर दे देता है। तो इसलिए मेन पॉइंटों को आपको क्या करना है? हाईलाइट करके लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, यानी कि परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में नारी या महिला का जो स्थान है वो क्या है? सदैव ही क्या है? महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है देश में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि नारी जब तक,
ठीक है, नारी जब सशक्त बनेगी विकास की लहर चलेगी। तो इस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट करके लिख देना होगा इसमें कि नारी जब सशक्त बनेगी विकास की लहर चलेगी, यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप पर आत्मनिर्भर जब बन जाएंगी, ठीक है, तब हमारे देश की विकास की जो लहर है वो क्या होगी, चल पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको नारी के स्थान में इतनी पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभ। ठीक है, यानी कि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनेंगी, यानी उनको सशक्तिकरण उनको दिया जाएगा या स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उनसे हमें क्या लाभ होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के साथ साथ परिवार के हर सदस्य का भी विकास होगा। ठीक है, यानी कि जब महिलाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, सशक्तिकरण उनको दिया जाएगा, यानी कि पुरुषों के बराबरी का हक उनको दिया जाएगा, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जब वो चलने लगेंगी तो महिलाओं के द्वारा क्या होगा, हमारा भी, हमारे परिवार का भी विकास होगा और देश का भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखना होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर और आगे लिखा गया है, एक महिला परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना होगा कि एक जो महिला होती है वो अपने परिवार के लिए क्या होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि महिलाओं से ही परिवार चलता है। बात समझ में आ रही। अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो परिवार नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं वो क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस तरह से हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसी के सहारे हम लोग चल पाते हैं, फिर पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं। ठीक है, अगर ये हड्डियां अगर हमारे शरीर में ना रहती तो हम किसी काम के लायक नहीं रहते, उठ बैठ नहीं पाते। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार में भी महिलाएं जो हैं वो क्या है, एक परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से परिवार चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि जिस घर में महिला सशक्त होगी वह परिवार अपने आप सशक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस घर में महिला क्या होगी, सशक्त होगी, यानी कि आत्मनिर्भर होगी, तो वह परिवार भी अपने आप क्या होगा, सशक्त हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभ हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग हम लोग डालकर लिखेंगे नारी को सशक्त बनाने का प्रयास। ठीक है, यानी कि नारियों को या महिलाओं को हम किस प्रकार से सशक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु नीति जारी की है। ठीक है, यानी कि जो हमारी भारत सरकार है वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की नीतियां जारी किए हैं। वो नीतियां क्या क्या हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको हर एक क्षेत्र में आगे लाने के लिए सरकार ने क्या कौन कौन से नियम बनाए हैं, संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण। ठीक है, दूसरा है स्त्री शिक्षा की प्रोत्साहन। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना है, साक्षर बनाना है, यानी कि पढ़ाना है। फिर उसके बाद, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ेंगी तभी हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, और हमारे परिवार का भी, साथ साथ हमारे परिवार एवं सभी सदस्यों का भी विकास होगा, यानी नाम रोशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो नीति बनाई गई वो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। चौथा जो है महिला उत्थान योजना है। ठीक है, पांचवा जो है कन्यादान योजना है। छठा जो है राजलक्ष्मी योजना है, और इसी तरह से कई प्रकार की और भी योजनाएं हैं। तो ये आप कम से कम 5-6 योजनाओं के नाम आपको लिखना पड़ेगा। नारी को सशक्त बनाने का ये प्रयास है, ये नीतियां हैं सरकार की। ठीक है, जिनकी वजह से, ये सभी नीतियों की वजह से हमारे देश की नारियां क्या हो सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हम लोग लिखेंगे उपसंहार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि हमें महिलाओं के प्रति विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उनका आदर एवं सम्मान करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, यानी कि महिलाओं के प्रति सशक्त बनाने के लिए उनको आगे हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या और भी खेल
खेल कूद के क्षेत्र में उनको आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, लोगों में जागरूकता का अभियान चलाना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है क्योंकि महिलाओं के अनेक रूप हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए? क्योंकि महिलाओं के अनेक रूप हैं, जैसे माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी आदि। ये सभी क्या है, महिलाएं ही हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, महिलाएं। बस इनके क्या है, कहीं माँ के रूप में है तो कहीं बहन के रूप में है, कहीं बेटी के रूप में है तो कहीं बहू के रूप में है तो कहीं पत्नी के रूप में है। तो इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उनका आगे उनको लाने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान एवं सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान यानी उठने बैठने के लायक उनको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का जो हमारा नारी सशक्तिकरण पर जो निबंध था इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।